हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वास्तविक संख्याएं, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वो देख रहे हैं। बाइलिंगुअल रहने वाला है। मैथ्स क्लास 2 है आज। कॉन्सेप्ट के साथ क्लास में ही रटवा दूंगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक एडवांटेज ये है कि नंबर्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि 10th क्लास में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जितना ज़रूरी था उतना क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया था पीछे वाली क्लास में। 100% मार्क्स आएंगे बेटा। अगर यहाँ से गणित कर रहे हो, यहाँ से गणित तैयार कर रहे हो, तो 100% मार्क्स आएंगे। पीछे वाली क्लास का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करते थे, जो भी संख्याओं का ढेर था, उसको दो भागों में बांटा गया था। एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा बहुत याद रखना है कि जो रूट के अंदर में माइनस संख्या होती है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और उसको आयोटा के द्वारा दर्शाया जाता है। आयोटा का मतलब रूट के अंदर -1 होता था। अगर आयोटा का स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा का स्क्वायर करने से -1 प्राप्त हुआ था। यहाँ पे अपना इमेजिनरी नंबर हमने समाप्त कर दिया था। फिर रियल नंबर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में किया गया था। कौन कौन सा? फर्स्ट था अपना इंटीजर और दूसरा था डेसिमल। तो इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। जीरो को न्यूट्रल माना गया था। और रियल नंबर ही दे रखा है अपनी सिलेबस में। कौन सा नंबर पढ़ना है? रियल नंबर ही पढ़ना है। तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में हो गया था। ज़ीरो को भी अलग अलग से कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। फिर डेसिमल पे आते हैं। डेसिमल भी 2 टाइप्स में था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को परिमेय संख्या कहते थे, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे, और नॉन टर्मिनेटिंग को अपरिमेय संख्या कहते थे। असली चैप्टर हमारा शुरू हुआ था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्या क्या होती थी? परिमेय संख्या जिनको p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता था, और q नॉट इक्वल टू जीरो। और अपरिमेय संख्या कौन सी थी? अपरिमेय संख्या जिनको p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था, जैसे √2, √3, √5, ऐसी संख्याएं हो गई। अब उसके बाद में मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स की फंडामेंटल थ्योरम किसने दी थी। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, उन्होंने मैथमेटिक्स की जो आधारभूत प्रमेय थी उसका प्रतिपादन किया था, उसके बारे में बताया था। वैसे तो यूक्लिड को माना जाता है उसका प्रतिपादक, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही बताया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ही। उनका नाम महान 3 वैज्ञानिकों के साथ लिया जाता था, महान 3 गणितज्ञों के साथ लिया जाता था, आर्कमिडीज, न्यूटन और कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इतनी बातें पीछे वाली क्लास में हो चुकी थी। और मैंने बताया था आपको कि मैथमेटिक्स की फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है, उसके गुणज के रूप में तोड़ा जा सकता है। कुछ उदाहरण लिए थे हमने। आज इससे आगे पढ़ेंगे बिना समय गवाए। पहले थोड़ी सी डिटेल लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल्स कराऊंगा। एग्जाम्पल्स को ध्यान से करने के बाद में चैप्टर को आपको ध्यान से करना है। एनी प्रॉब्लम? चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। हमने गणित की आधारभूत प्रमेय देख ली थी। आज देखो, आज क्या पढ़ेंगे हम? आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। पहले हिंदी लिख लेते हैं। महत्तम समापवर्त्य।
महत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ होता क्या है? ठीक है, कोई भी दो संख्या लो आप, दो संख्याओं के जैसे भाज्य संख्या हो गई, दो भाज्य संख्या हो गई, उनको उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ो आप। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ने के बाद में उनमें से जो कॉमन संख्या है, दोनों में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है। उसको ही क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त्य कहते हैं। लिख देता हूं मैं। किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात ही एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाज्य संख्या के गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद में जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो दोनों में है, उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो भी सबसे छोटी पावर होगी वो एचसीएफ होगी अपनी। कोई दिक्कत? अब एलसीएम देखो। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? किसी भी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेनी है। अभाज्य गुणनखंड को लेना है, सभी को लेना है, और उनमें से सभी बड़ी घात को लेना है। इसमें उभयनिष्ठ, ये ध्यान में रखने की जरूरत है आपको। उभयनिष्ठ ये, ठीक है, क्योंकि उभयनिष्ठ एचसीएफ में उभयनिष्ठ होने चाहिए, दोनों में कॉमन होनी चाहिए, और उनकी सबसे छोटी घात को लेंगे, सबसे छोटी पावर को लेंगे। और एलसीएम में किसी भी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात को, इसमें सारे गुणनखंडों को लेना है और उसमें भी सबसे बड़ी वाली घात को लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज भी चलेंगे। 1.1 एक्सरसाइज भी चलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ आपको क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। एचसीएफ महत्तम समापवर्ती किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी जो पावर होती है, सबसे छोटी घात होती है, वही एचसीएफ कहलाती है। और एलसीएम होती है लघुत्तम समापवर्ती किसी भी भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं उनमें सबसे बड़ी पावर को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और आपको तोड़ना आना चाहिए क्वेश्चंस को अभाज्य गुणनखंडों में। ठीक है, ये तो छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे, 8th क्लास 9th क्लास। यहाँ पे मैं केवल सीधा तोड़ के आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज पे चलने से पहले उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये एक बात जरूरी है आपके लिए, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं बेटा भाज्य संख्या को। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टर कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। ये कोई मायने नहीं रखता है कि इनमें ऑर्डर कौन सा होगा, ठीक है, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। इसी को मैथमेटिक्स की फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। और कार्ल फ्रेडरिक गोस, ये नाम याद रखना है, हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन में पूछ ले अपने से, एबेसेदे वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स हो गई। एग्जाम्पल 1 बायलिंगुअल रहने वाला है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था कि अपना बैच बायलिंगुअल रहने वाला है। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृत संख्या के बारे में मैंने बता दिया था, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इंटीजर का हिस्सा है, अगर इसको इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव ये सब मिला के इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो n इंटीजर है, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, चेक विदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब हिंदी में देखो, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि 4 की पावर n दे रखी है, जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 0 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब आखिरी का अंक अगर हम n का अलग अलग मान ले तो आखिरी का अंक 0 पे समाप्त होता है या नहीं होता है। तो स्टार बना के लिखना है आपको। शून्य हमेशा, शून्य हमेशा 2 व 5 के गुणज से ही प्राप्त होता है, या गुणा से ही प्राप्त होता है। ये स्टार बना के लिखना है कि शून्य, अगर किसी संख्या में हमारे को शून्य मिल रहा है तो हमेशा याद रखना उसमें 2 और 5 का गुणा होगा, तभी ही शून्य प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए जैसे 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5, तो बेटा इसमें देखो शून्य प्राप्त हो रहा है, इसका अंक शून्य से समाप्त हो रहा है। और अपने से भी यही पूछा है कि 4 की पावर n पे विचार कीजिए, n प्राकृतिक संख्या है, और मेरे को बताइए कि क्या यह संख्या शून्य पे समाप्त होगी। अब आपको उत्तर तो पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि शून्य हमेशा 2 और 5 के गुणन से ही प्राप्त होता है। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5 ये होगा। तो देखो बेटा गुणज प्राप्त हो गया हमारे को, किसका गुणज प्राप्त हो गया,
2 और 5 का गुणज, तभी जाके यहाँ पे जीरो आया। कहने का मतलब दुनिया में कोई भी संख्या है, अगर वह शून्य से समाप्त हो रही है तो उसमें 2 और 5 का गुणज का होना जरूरी है, 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है, तभी वह शून्य से समाप्त हो सकती है। अन्यथा दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 और 5 के अलावा उसके गुणज है और वह शून्य से समाप्त हो रही है। 2 का और 5 का होना जरूरी है। एक जोड़े से एक शून्य प्राप्त होता है। जैसे 2 बार 2 आया और 2 बार 5 आया तो 2 जीरो होंगे बेटा। जैसे 100 में 2 जीरो होते हैं, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसको तोड़ूंगा मैं तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। और 100 में कितने शून्य हैं? 2 शून्य होते हैं। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम हो किसी को तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही मिटाते हैं। चलो पूरा मिट गया। तो क्या लिखवाया था मैंने? दोबारा से लिखेंगे। किसी भी संख्या में मैं अंतिम अंक शून्य, और ये करवा रहा हूँ ना उदाहरण, इससे संबंधित एज इट इज 6 की पावर n दे रखा है आपकी एक्सरसाइज 1.1 में। एज इट इज क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे जैसे करवाता हूँ वैसा का वैसा उतारना है। अंतिम अंक शून्य तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब उस संख्या में या उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो। ये हमने लिख लिया कि किसी भी संख्या में अंतिम अंक शून्य तभी हो सकता है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 हो। 2 और 5 उसके गुणनखंड रहेंगे तभी उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो सकता है। ये हमने पढ़ लिया। अब आगे देखो, 2 की पावर n। हालांकि दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही तरीके से करना है। यहां से हल शुरू हो गया बेटा, अपना हल सॉल्यूशन शुरू हो गया यहाँ से, किस प्रकार से क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सबसे पहले लिखा किसी भी संख्या में अंतिम अंक शून्य तभी हो सकता है जब उस संख्या में 2 और 5 उसके क्या हो? गुणनखंड हो। 4 की पावर n, 4 की पावर n, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। फैक्टर कर दिए इसके। अगर फैक्टर करने नहीं आते हैं तो सबसे पहले अभाज्य फैक्टर करने के लिए 2 का भाग लगाते हैं 4 में, तो 2 और 1, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर n, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार आ गया, इसको 2 की पावर लिख सकता हूं। तो बेटा इस प्रकार से अगर पावर होती है तो गुणा हो जाती है। ये सर्स और इंडिसेस घातांक और करने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से पावर होती है। अगर ब्रैकेट के अंदर पावर है, उसकी होल पावर है, तो इसका मतलब गुणा कर सकते हैं हम। तो इसको लिख सकता हूं मैं आगे 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n लिख सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत?
कोई समस्या कुछ भी नहीं किया बेटा, केवल इसको तोड़ा है, फैक्टराइजेशन किया है। अब क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 आया, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया बेटा। एक ही आने से कुछ भी नहीं होता है, जोड़ा साथ में आना चाहिए, 2 और 5 का जोड़ा साथ में आना चाहिए, तभी ही जाके शून्य प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि अतः अतः यहां पे लिख रहा हूं, नीचे लिखना आपको, अतः 4 के गुणनखंडों में 4 के गुणनखंडों में 2 तो गुणनखंड है, लेकिन 5 इसके गुणनखंडों में 5 इसके गुणनखंडों में नहीं आता है। पांच इसके गुणनखंडों में नहीं आता है, तो 4 की पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हमारे पहले उदाहरण का आंसर हो गया बेटा। और कुछ भी नहीं करना है, इसमें केवल लिखना है किसी भी संख्या में अंतिम अंक शून्य तभी हो सकता है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 हो। 2 और 5 गुणनखंड 2 और 5 का होना जरूरी है। सबसे पहले 4 की पावर n दे रखी थी, तो 4 के गुणनखंड किए, 2 की पावर 2 इसके गुणनखंड हो गए, तो इसको 2 की पावर 12 लिख सकता हूं मैं। क्या इसके गुणनखंडों में 5 आया? नहीं आया गुरुजी, 2 ही आया है, 5 नहीं आया। इसका मतलब यह कभी भी शून्य से समाप्त नहीं होगा। और आप चेक भी कर सकते हो, 4 की पावर n है, तो n बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रख के देखेंगे। n बराबर क्या करेंगे, 1 रख के देखेंगे। तो 4 की पावर n 1, 4 की पावर 4 4 ही होता है। क्या इसका ये अंक अंतिम अंक शून्य आया? नहीं आया। n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 अनंत तक जाती है, तो 2 रख के देख रहा हूं तो 16 होता है। क्या अंतिम अंक शून्य आया? नहीं आया। ऐसे ही n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो 4 की पावर 3, तो कितना होता है 64। 4 की पावर 3, क्या शून्य आया? नहीं आया बेटा। ऐसे अनंत तक करते हुए जाना है, पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन इसमें कभी भी 4 की पावर n में शून्य प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो अपने को ऐसा ही लिखना है। ये तो एक केवल आपको वेरिफिकेशन के लिए बताया मैंने, ये तो वेरिफिकेशन के लिए बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक शून्य तभी हो सकता है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का हो। हमने 4 के गुणनखंड किए, केवल 2 आया, 2 की पावर n इसको लिख सकते हैं। अतः 4 के गुणनखंडों में 2 का गुणज 2 तो है गुणनखंड में, लेकिन 5 गुणनखंड में नहीं है, इसीलिए 4 की पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पहला उदाहरण क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझ सकते हो। एज इट इज उदाहरण है ये, आपके क्वेश्चन में जैसा दे रखा है ना वैसा का वैसा उदाहरण है, या उदाहरण में जैसा दे रखा है यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, केवल 6 कर देगा, 6 कर देगा, 6 की पावर n। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से समझ लो। यहीं पे 4 की पावर n और एज इट इज लिखना है, कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल फर्स्ट सबको क्लियर है, एग्जाम्पल सेकेंड। Example second, find the LCM and SCF of 6 and 20 by the prime factorization method। ठीक है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और SCF ज्ञात करो।
तो अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले तो हल, यहां पे लिखेंगे हल। अब वो खेतों में चलाने वाला हल मत समझ लेना, सॉल्यूशन होता है बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। हल किस प्रकार से करेंगे, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, और मैंने बताया था किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं, यही गणित की आधारभूत परिमेय थी बेटा। तो सबसे पहले 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे, 6 और यहाँ पे 20, दोनों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें 3 का ही भाग जाएगा, तब तक तोड़ना जब तक कि 1 नहीं प्राप्त हो जाता। इसमें 2 का लगाएंगे 10 आएगा, फिर 2 का लगाएंगे 5 आएगा, और फिर 5 का लगाएंगे तो 1 आएगा। ये दोनों संख्याओं को तोड़ दिया मैंने। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। ये 20 हो गई हमारे पास, 6 लिख लेते हैं पहले, 6 हो गई। 6 को 2 गुना 3 और 20, 20 को 2 गुना 5, कहने का मतलब 2 की पावर 2 गुना 5। अब एचसीएफ क्या कहता था हमारा, एचसीएफ कहता था कि ऐसे गुणनखंड लेने हैं जो उभयनिष्ठ हो और सबसे छोटी पावर हो। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ बेटा 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। तो 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है बेटा, 1 किसी का साथ नहीं छोड़ता है। तो देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में सबसे छोटी, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 की पावर 1, कहने का मतलब 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम यहां पे निकाल रहा हूं, एलसीएम, ठीक है। 2 गुना 6 को कैसे लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, 2 गुना 3, और 20 को कैसे लिख रहे हैं, 20 को लिख रहे हैं 2 की पावर 2 गुना 5, ये लिख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी पावर लेनी है। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, दोनों में कॉमन है, और कॉमन है इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2, कहने का मतलब एलसीएम निकालने के लिए 2 की पावर 2 मतलब 2 गुना 2, बड़ी पावर लूंगा, सबसे बड़ी पावर लूंगा, ठीक है। और बचा क्या है, सबको लेना है बेटा, किसी को भी नहीं छोड़ना, इसमें जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेनी है, जो बचा हुआ है उसको भी लेना है, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाले में 3 बच गया और नीचे वाले में 5 बच गया, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। एलसीएम के लिए ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया अपने, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए नंबर्स को, यहाँ पे तो जो कॉमन था उसकी सबसे छोटी पावर 2 ले ली, तो ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे देखो 6 की पावर, 6 को 2 गुना 3 में तोड़ दिया और 20 को 2 की स्क्वायर गुना 5 में तोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी पावर है 2, मतलब 2 को 2 बार लेना पड़ेगा मेरे को, जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा में होता है बेटा। और यहाँ से 3 बचा हुआ है, 3 को ले लिया, और 5 बचा हुआ है, 5 को ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15, 30 और 60, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, एलसीएम 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ 2 और एलसीएम 60। कोई दिक्कत, कोई समस्या, एग्जाम्पल नंबर 2 करवा दिया है मैंने, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। कैमरे में से पेन को फेंक के टांगे तोड़ दूंगा, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूं, इतना प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है तो डूब के मर जाओ, ये तो समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उदाहरण हो गया अपना 2, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा, इसको तोड़ा, भाज्य और अभाज्य संख्याएं मैंने कल बता दी थी आपको, इसीलिए कह रहा हूं कि बेसिक क्लास का होना जरूरी है, बेसिक को समझना जरूरी है। तो एचसीएफ निकालेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी पावर लेंगे। देखो बेटा 2 ही उभयनिष्ठ दिख रहा है, इसकी छोटी पावर 1 है, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसमें एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी पावर लेनी है, जो कॉमन है उनकी सबसे बड़ी पावर लेनी है, जो बचा हुआ है सबको लेना है, छोड़ना ही नहीं है। तो 2 कॉमन था, सबसे बड़ी पावर 2 थी, ये ले लिया, और 3 और 5 बचा हुआ था उसको ले लिया, तो एलसीएम इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 60 हो गया। एनी प्रॉब्लम, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 हो गया है,
उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको, ध्यान से लिखना है। जितने स्टार बना सकते हो उतने स्टार बनाना है। दो संख्याएं, तो दो संख्याओं के लिए क्या होता है, एलसीएम एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है। और बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, और स्टार तो जितने बनाने हैं ना उतने ही बना लो। एलसीएम, अगर इनके दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने पे जो रिजल्ट प्राप्त होता है, दोनों का रिजल्ट सेम प्राप्त होता है। पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करेंगे, ये बराबर प्राप्त होगा अपने को एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो आगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो हल स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। हल, सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले 96 और 404, 404, ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे, इसको दो का भाग लगाएंगे तो 4 8 48, फिर दो का लगाएंगे तो 2 और 4, फिर दो का लगाएंगे तो 1 2, फिर दो का लगाएंगे तो 6, फिर दो का लगाएंगे 3, और फिर 3 का लगाएंगे 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, इधर 404 के दो का लगाएंगे तो 2 0 2, फिर दो का लगाएंगे 1 0 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 101 में किसी का भाग जाता है? 101 एक शुभ नंबर होता है, अच्छा नंबर होता है, ठीक है, शुभ नंबर माना जाता है इसको। तो 101 में किसी का भी भाग नहीं जाता है। ये प्राइम नंबर है बेटा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। 101 अभाज्य संख्या है। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुना 2 4, ठीक है, 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 96, 96। तो 2 की पावर 5 गुना 3 लिख सकते हैं। 404 को कैसे लिखेंगे? 404 2 की पावर 2 गुना 101, 2 की पावर 2 गुना 101। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। तोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अंकों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है। ये 101 प्राइम नंबर है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो यहीं पे छोड़ देना इसको। ठीक है, 101 का ही लगाएंगे इसमें, क्योंकि एक लाना है अपने को, तो 101 का ही हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे एचसीएफ के लिए क्या बताया था? उभयनिष्ठ होना चाहिए और पावर सबसे छोटी होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ क्या है? 2 है, और पावर सबसे छोटी क्या है? 2 की पावर 2। तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 2 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो एचसीएफ निकाल लिया, लेकिन एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब एलसीएम अलग से बोल रखा है अपने को ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे?
यहां पे कर रहा हूं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो फॉर्मूले में रखते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ 4 निकाला बराबर पहली संख्या हमारी 96 दे रखी है और दूसरी संख्या 404 दे रखी है। दूसरी संख्या क्या दे रखी है 404। इस फॉर्मूले में रख दिया बेटा, इस फॉर्मूले में। किसी को दिक्कत हो रही है तो यहां से इस फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। चूंकि लगा के फॉर्मूला भी लिखना है आपको। अब यहां से एलसीएम एलसीएम हो जाएगा 96 गुना 404 बटा 4, 404 4। अब इसको तोड़ेंगे, काट देते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा अपना 96 गुना 101। तो 96 96 96 96 क्या हो जाएगा एलसीएम। यही हमारा आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल 3 कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल और रहा है, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। और मेरे को लग रहा है कि आज की क्लास में केवल एग्जाम्पल्स लेंगे, आगे की क्लास में जो भी बचा हुआ मैटर है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 में चल रहा हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मिटा दूं? चार, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका प्रयोग करके? फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके ये निकालना हमारे को, ठीक है। तो हल, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से करेंगे। पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 3 1। उसके बाद में 72 का करेंगे, 2 36 और 2 18 और 2 9 3 3 और 3 और 1। ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और फिर 120 का करेंगे, 2 60 2 30 2 15 3 5 और 5 1। ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं मैंने, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी पावर लेनी है। तो पहले 6 का देखेंगे, 6 को तोड़ा हमने 2 गुना 3, 2 गुना 3, ठीक है। फिर 72 का देखेंगे, 72 को तोड़ा 2 गुना 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। और फिर 120 का देखेंगे, 120 में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी पावर लेनी है, जिसकी सबसे छोटी। देखो बेटा तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है तीनों में कॉमन, ठीक है। 2, लेकिन इसकी सबसे छोटी पावर लेनी है। सबसे छोटी पावर क्या है? सबसे छोटी पावर एचसीएफ के लिए सबसे छोटी पावर 2 ही है बेटा, क्योंकि 6 में 1 ही 2 आया है, इनमें 3 2 आया, इनमें 3 2 आया, लेकिन 6 में 1 ही 2 आया है। इसका मतलब एचसीएफ भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए बोल रहा है तो उसी से करेंगे, हम फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। हालांकि फॉर्मूला लगा सकते हो लेकिन उसको नहीं लगाएंगे, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इनको सोल्व करेंगे।
अब एचसीएफ यहाँ पे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे निकाल लेता हूँ एलसीएम, सॉरी एलसीएम। तो सबको लेना है और जो सबसे बड़ी पावर है उसको लेना है। कॉमन में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3 दिख रही है, तो 2 की पावर 3 कहने का मतलब 2 को 3 बार लिखना है, गुना इसमें क्या बचा है 3 आ रहा है सब में, और 3 की पावर 2 लेनी है, 3 गुना 3, क्योंकि सबसे ज्यादा है, पावर सबसे ज्यादा है। गुना 3 भी आ गया, अब बचा क्या है 5 बचा है, तो ये 5 ले लेंगे। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजो 120, और 120 को 3 से गुना करेंगे 360 होगा। तो 360 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये उदाहरण थे, 4 उदाहरण, बाइलिंगुअल चल रहा है बेटा, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, और इसी तरीके से हमारे को क्वेश्चंस को करना है। प्राइम फैक्टराइज, हालांकि देखो एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक और मेथड होता है, एचसीएफ निकालने का एक यूक्लिड प्रमेय होता है, लेकिन वो हटा दिया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे को केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक चारों उदाहरणों में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करने बोलेगा, कमेंट करेगा, ठीक है, कि सर यहाँ पे दिक्कत है, शायद इसमें तो क्या दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और पढ़ाई करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सकता है उतना शेयर करना है बेटा। ये मेहनत आप ही के लिए करवा रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।